Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to our official YouTube channel and Facebook page. We hope you are all doing well and staying safe. If you are new here, consider to subscribing to our channel and following us on Facebook for more updates. If you are already subscribed and following us, thank you for your support. और अगर आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर लें और हमारा यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जनाब आज हम बात करेंगे जमा तकसीम जिसकी के 10 एपिसोड्स ऑन एयर आ चुकी हैं और मैं कतई तौर पर इस पर बात नहीं करूँगी कि राइटर, डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस कौन सा है और एक्टर्स कौन से हैं या ये स्टोरी क्या है। स्टोरी भी ऑलमोस्ट सारा को ही पता कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर बेस कर रही है कि उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। बेसिकली तो हम अगर इसको बहुत ही शॉर्ट कर लें अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ये इतनी सी बात है, लेकिन इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि ये एक्चुअल स्टोरी जो मुझे समझ आई है वो क्या है और जो लोग समझ रहे हैं वो क्या है, या आया इसमें हमें सीखने को क्या मिला, हमारे लिए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखा जाए तो हमारी लैला जो है वो स्टार्ट हुई थी कि वो झोंपड़ी में भी रह लेगी कैस के साथ, लेकिन वो ब्याह के भी आ गई। अब चूँकि शादी शुरू में ही हो गई थी तो अंडरस्टूड था कि ये ड्रामा जो है वो आगे चलेगा और जो शादी के बाद के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करेगा। और वही बात हुई कि मेरी यही अंडरस्टैंडिंग थी और उसी के ऊपर मेरी तरह और भी बहुत सारे लोगों की होगी, लेकिन बात वहीं पर आई। और मेन चीज़ जो थी जमा तफरीक, तो वो यही है कि पहले सारा कुछ जमा होता है और उसके बाद वो डिवाइड हो जाता है। पहले ज़ाहिर है प्लस में चीज़ें जाती हैं और उसके बाद डिवाइड में चली जाती हैं, उनको डिवाइड कर दिया जाता है। तो अब मेन थीम जो समझ आ रही है इस ड्रामे की वो ये है कि एक दो डिफरेंट आप समझ लें माइंडसेट के लोग हैं। और होता भी यही है कि जब शादी होती है कि तो दो डिफरेंट लोग होते हैं, उनके डिफरेंट माइंडसेट होते हैं, डिफरेंट उनकी आइडियोलॉजी होती है और वो इकट्ठे जब रहना शुरू होते हैं तो क्लैशेस आते ही आते हैं। ये कोई इतनी अनहोनी सी बात नहीं है कि हम कहेंगे जी क्लैशेस नहीं आते और किसी भी शादी में आज दिन तक ऐसे नहीं हुआ। ये चीज़ गलत है, ये तो होता ही है, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज हो, उसमें क्लैशेस आते ही आते हैं। अब उसके लिए बेसिकली तो होना तो ये चाहिए ना, बड़ी आइडियल सिचुएशन अगर हम देखें तो होना तो ये चाहिए कि एक दूसरे को टाइम दिया जाए, उनकी अपने अपने मतलब एंगल पर रहते हुए चीज़ों को ना देखा जाए बल्कि दूसरे के एंगल पर जाकर भी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाए कि एक्चुअल में सिचुएशन है क्या या सीन चल क्या रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब वो टाइम सारा गुजर जाता है तो फिर कभी कहीं ज़िंदगी के किसी हिस्से में जाके इंसान ये सोचता है कि नहीं, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखना चाहिए, दूसरे के एंगल पे जाकर भी चीज़ों को देखना चाहिए। और ये बिल्कुल वही बात है कि जैसे आप अपनी तरफ से लिखें उसको 6 तो आपकी तरफ से तो वो 6 है, लेकिन दूसरा जो आपके सामने बैठा है वो उसको 9 पड़ेगा क्योंकि उसकी तरफ से वो 9 है। तो सेम यही सिचुएशन होती है और बात सिर्फ होती है एक दूसरे को स्पेस देने की, अंडरस्टैंड करने की सिचुएशन को, और सिचुएशंस को भी, घर वालों को भी टाइम देने की ज़रूरत होती है। अब ठीक है, अचानक से जी शादी होगी, खुद ही लैला ने प्रपोज़ कर दिया कि मैं झोंपड़ी में भी तुम्हारे साथ रह लूँगी। झोंपड़ी से होते होते वो, और एक अलग चीज़ है कि वो सेपरेट घर लेकर रहने की डिमांड कर रही है और उसकी लॉजिक ये है कि तुम अफोर्ड भी कर सकते हो तो तुम्हारे पे फ़र्ज़ है कि मुझे एक अच्छी ज़िंदगी दो। इसमें कोई शक नहीं है कि हस्बैंड का फ़र्ज़ है अपनी बीवी को एक अच्छी ज़िंदगी दे, ज़ाहिर है वो उसकी बेटर हाफ होती है, लाइफ पार्टनर होती है और उसको करना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं ओवरऑल पूरी जो 10 एपिसोड इसकी गुजरी है मैं उन सब की बात कर रही हूँ। अब उसमें मुझे जो बात अच्छी लगी वो लैला के फादर की थी, क्योंकि लैला की मदर जो है वो तो शुरू से ही अगेंस्ट थी इस रिश्ते के, क्योंकि बकौल उसके ये इमोशनल डिसीजन था
और प्रपोज़ भी लैला ने ख़ुद कैस को किया था। तो ये एक इमोशनल डिसीजन था जिसमें कि लैला का जो माइंडसेट था वो ये था कि मैं चूँकि मेरे कोई रिलेटिव्स नहीं हैं, मुझे इन रिलेशंस का पता नहीं है, तो मैं ये इसको एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। मुझे रिलेशंस चाहिए ताकि मेरे बच्चे जो हैं उनके रिलेटिव्स हों, वो बता सकें कि ये हमारे रिलेशंस में आते हैं सब, जो कि वो मिस करती थी। वो उस लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहती थी। अब वही बात है कि शादी से पहले तो बहुत से इंसान के ख्वाब होते हैं कि जी ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, बड़ा वो ड्रीमिंग वेडिंग होती है और इंसान उसी ख्वाबो ख्याल की दुनिया में जब आगे चला जाता है और जब आगे जाके देखता है तो आँख खुलती है तो फिर समझ आती है कि ये तो वो चीज़ें हैं ही नहीं जो मैंने सोच ली थी। तो रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो यही सारा कुछ लैला के साथ हुआ और यही हमारे यहाँ मतलब 99% क्या 100% यही होता है। और ये नहीं है कि जी सिर्फ लड़की ये सारा कुछ सोचती है, लड़का भी सोचता है कि मैं अब शादी कर रहा हूँ, मेरी अब लाइफ ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी। बड़ी वो आइडियलाइज किस्म की वो उनकी पूरी थिंकिंग होती है। ये सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियों की ये सोच होती है, लड़कों की भी होती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं आगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में स्टेबल हूँ, स्टैब्लिश हो जाऊँ, मैं एक अच्छी लाइफ जो है ना वो अपने लिए भी और अपने बीवी बच्चों के लिए भी चाहता हूँ, डिज़र्व करता हूँ और मतलब सोचता भी यही हूँ कि होनी चाहिए। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन इस सारी चीज़ में जो मुझे अच्छा लगा लैला के फादर का स्टेटमेंट कि जब वो नाराज़ होकर आ जाती है तो वो उसे कहता है अपनी बीवी को कि वो कैस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखो ना, जो लड़का 30 साल अपने घर वालों के साथ रहा है वो एकदम से कैसे क्विट कर दे और वो दूसरी जगह जाके अपनी बीवी के कहने पर रहना शुरू कर दे। इस एंगल से भी देखो चीज़ों को। तो ये उसकी बड़ी पॉजिटिव बात थी और उसने बेटी को यही कहा था कि सोच समझ के हिकमत और समझदारी से डिसीजन लेना जो भी लोगे। इसी तरह अच्छा अब ये भी होता है कि जब इस तरह की सिचुएशंस होती हैं ना तो मतलब जिसमें से आप गुज़र रहे होते हैं या बकौल हमारे हम सफ़र कर रहे हैं जी, तो हमें लोग भी वैसे मिलना शुरू हो जाते हैं जो जिनकी बातें सुन के हमारी जो फीलिंग्स होती हैं या हमारी जो थिंकिंग होती है वो उन चीज़ों को जस्टिफाई भी कर रहे होते हैं। जैसे लैला को उसकी फ्रेंड मिल गई और उसने उसे बताया कि जी अलहदा घर लेना या उसमें रहना जाके और अफोर्ड भी कर सकते हैं तो ये बीवी का हक़ है और ऐसे होना चाहिए। हमारे मज़हब में ये चीज़ नहीं है कि सास ससुर की खिदमत की जाए या उसके लड़के के घर वालों की जाए, लेकिन मॉरली हमें करनी चाहिए। ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारी सोसाइटी इस चीज़ की परमिशन नहीं देती। अब देखें ये पिक एंड चूज़ वाली बात है कि जहाँ हमें हमारे फ़ायदे की बात नज़र आती है उसको हम पिक कर लेते हैं, वो हम उसको चूज़ कर लेते हैं कि भाई ये तो हमारी फेवर में जा रही है चीज़। लेकिन वही चीज़ें जब दूसरों का राइट्स बनती हैं तो उस पर हम आके कह देते हैं कि नहीं हम ये नहीं कर सकते। अब देखा जाए तो लैला चाहती भी है कि वो सेटल हो जाए, उस घर में ख़ुद को फिट कर ले, लेकिन कुछ एनवायरनमेंट ऐसी है, कुछ टफ़ टाइम उसको उसकी जो जेठानियाँ हैं उनकी तरफ से मिल रहा है, जो निगत भाभी और रास्ता भाभी हैं उनकी तरफ से मिल रहा है, कुछ उसको अपनी नंद नुदरत की तरफ से भी मिल रहा है, कुछ उसके सास ससुर भी हैं। और स्पेशली देखा जाए तो अगर हम ये कहें कि ससुर साहब जो हैं सास ससुर वो अपनी बेटी के लिए तो अलहदा घर जो है वो डिमांड भी उन्होंने की। वो चाहते भी हैं कि हमारी बेटी की ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी पुरसुकून गुजरे, उसको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो वो अलहदा घर में अगर रह रही है तो उसको वो कहते हैं कि ठीक है। लेकिन अगर वही चीज़ अपने घर में होना चाहती है, वो चाहते हैं कि वो हो लैला और कैस, तो वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड होता है ना जो वहाँ पे आके हमेशा प्रॉब्लम आती है कि तो वही बात आएगी ना पिक एंड चूज़ वाली। अब अगर देखा जाए तो लैला ठीक है, उसने एक इमोशनल डिसीजन लिया, शादी होके आ गई और वो एडजस्ट होना भी चाह रही है अपने घर में। ठीक है, उसने कभी कोई काम नहीं किया था, उसको आता भी नहीं है, वो उसने बताया भी है कि जी मुझे आता भी कुछ नहीं है, लेकिन वो फिर भी सीखना भी चाह रही है, एडजस्ट होना भी चाह रही है, लेकिन उसे सपोर्ट कोई नहीं कर रहा। अब उसको सपोर्ट करने के लिए कौन है? सिर्फ एक उसका हस्बैंड, उसके अलावा उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। शादी के फ़ौरन बाद ठीक है, वो ससुर कहता है कि जी चूँकि वो
एक ऐसी फैमिली से आई है जहाँ पर उसने कभी कोई काम नहीं किया था, और तो उसको जो है ना हेल्प आउट कर दे। अपनी वाइफ को भी कहता है, मतलब कि सास को भी कहता है, और वो कहता है कि जी रास्ता का स्पेशली वो नाम लेता है कि वो जो रास्ता से कहना को उसको हेल्प आउट कर दिया करे, चलो जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ जो बात आ जाती है ना, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम, उसमें मेरिट्स डीमेरिट्स की बात आती है। जैसे कि उसकी फ्रेंड कहती भी है कि इसके जो है ना अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन जो इसकी बुराइयाँ हैं वो अच्छाइयों से ज़्यादा हैं। तो वाकई सही बात है। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में होता क्या है, जो बड़ी बहू होती है ना, वो जो उसने प्रेशर फेस किया होता है ना, वो प्रेशर पे ट्रांसफ़र करती है। वो समझे कि वो बड़ी बहू जो होती है ना, बड़ी भाभी, वो भी सास ही बन गई होती है। तो घर में एक सास नहीं होती, दो सासें होती हैं। और फिर उस पे सोने पे सुहागा कि अगर नंद भी कोई हो तो वो भी सास से कम नहीं होती, वो उन दो सासों से ज़्यादा वो बड़ी सास होती है। और जिसका इतना फ्रीक्वेंटली आना जाना भी हो, और उसने डिक्टेशन भी आके देनी है माँ बाप को भी, और घर में भी भाइयों को भी देनी है, भाभीियों को भी देनी है, वो ज़्यादा डेंजरस हो जाती है चीज़, जो कि इसमें भी दिखाया जा रहा है। इसी तरह जो तो भाभी मतलब उसके मैके वाले मतलब वेल ऑफ हैं, और वो आके गिफ्ट्स वगैरह भी देते हैं, तो वो बाकी वैसे ही सारे अंडर प्रेशर हो जाते हैं। जैसे कि रास्ता हो रही थी और उसकी बेटियां हो रही हैं कि उसके मतलब है कोई नहीं है, तो वो तो उसको उस तरह से उसके लिए कोई गिफ्ट्स वगैरह भी नहीं ला सकते, ज़ाहिर है ही नहीं है तो लाएंगे कहाँ से। और जहाँ तक बात रही, अच्छा ये वैसे ये भी बढ़िया सरप्राइजिंग है कि चलो रास्ता का तो कोई है ही नहीं है, तो वो आया कोई नहीं उसका। अब निगत भाभी जो है उसके तो फैमिली है, तो उसका भैया आ गया। अब ये जो लैला है, जिसके पेरेंट्स जो हैं इतने वेल ऑफ भी हैं, वो आज दिन तक वो लैला के घर में ही नहीं आए। बकौल लैला के फादर के 3 महीने हो गए हैं उसकी शादी को, और बकौल कैस के फादर के चंद माह में ही उसने नए घर का और अलहदा घर का की डिमांड कर दी है। तो ये भी बड़ा सरप्राइजिंग है कि लैला की फैमिली में से कोई आया ही नहीं है उसके घर में। ये कैसे हो सकता है भाई? नई नई शादी हुई है तो उसके पेरेंट्स को भी तो आना चाहिए ना उसके घर देखने के लिए, भाई वो हमारी बेटी है, कैसे रह रही है, कैसे नहीं रह रही, क्या वो मिस नहीं करते अपनी बेटी को? और मतलब वो भी अच्छा। अब शुरू शुरू में ज़ाहिर है बहुत जगहों पे ऐसे होता है, जब इस तरह लड़कियों को नहीं आता, या वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए इस तरह के काम हो जाते हैं कि वो जैसे कपड़े उठा के लेगी, अपने घर से धुलवा के ले आएगी, खाना अपने जिस दिन उसकी बारी है वो खाना बनवा के ले आई, क्योंकि उसकी लॉजिक यही थी कि मुझे आता नहीं है तो चलो मेरी बारी का जो काम है वो तो हो गया ना। तो अगर ज़रा उसको ओपन माइंडेड होकर देखा जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसको मतलब रास्ता भाभी, निगत भाभी, या जो नुदरत जैसे लोग जो है ना, वो इस चीज़ को ईगो मैटर बना लेते हैं, इसमें गैरत आ जाती है। और वो कहते हैं कि जी अब हम इधर से खाएंगे, तो बहू के घर से आएगा हमारा खाना, तो ये होगा वो होगा। अगर आपको इतना ही इशू है तो आप खुद उसको साथ उसको फेवर दें ना इस चीज़ की, जबकि वो चाह भी रही है एडजस्ट होना, तो आप उस लड़की को फेवर दें इस चीज़ की कि उसके साथ उसको काम में हेल्प आउट करें, उसको बताएं कि जी ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी। चलो उसको आप सिखा, आप अपनी बेटी को भी तो सिखाते हैं, तो आप बहू को भी तो सिखा सकते हैं कि जिसने आपको खुद ही ओपनली बता दिया कि जी मुझे आता कुछ नहीं है, तो मैं सीख लूँगी, मैं सीखना चाहती भी हूँ, मैं रहना चाहती भी हूँ। वो वैसे बार बार ये भी कह रही है। बट एनीवेज, इन सारी चीज़ों में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो प्रॉब्लम आता है वो क्या होता है, जो बहुएँ होती हैं ना, उनका काम होता है अपने बच्चों को ना, उन्होंने CID पे लगाया होता है, वो दूसरों की बातें सुनो और हम तक पहुंचाओ, और ताकि हमें पता चले कि फैमिली में हो क्या क्या रहा है, नंद के घर में क्या हुआ है, या सास ससुर के दरमियान क्या बात चल रही है, या देवर भाभी के दरमियान में क्या हो रहा है। ये सारी बातें जो है ना, ये चीज़ें सब फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम में ज़रूर होती हैं। और सो वही चीज़ यहाँ पर भी दिखाई गई है कि रास्ता की बेटियाँ जो हैं, स्पेशली छोटी बेटी जो है, बड़ी वाली तो नहीं, छोटी, उसको ये टास्क दिया गया, और वो आके पूरी रिपोर्टिंग करती है माँ को, और माँ बड़ी खुश है इस चीज़ में कि मुझे सारे घर की रिपोर्टिंग जो है ना वो मेरे तक पहुँच जाती है। इसी तरह जो निगत है, तो उसको ये जोम बढ़ा है कि जी मेरा तो बेटा है, रास्ता की बेटियाँ, तो उसका ये है, उसके वजह से उसमें थोड़ा सी एरोगेंस भी है, और वो इस चीज़ को शो भी करती है। लेकिन
ये सारी चीज़ें तो हो गई, इधर की बात उधर हो गई, उधर की इधर हो गई, इस सारे मैस में। और स्पेशली ऐसे मौक़ों पर जो घर की मेड्स होते हैं ना, वो भी बहुत रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी देखा होता है कि जी हमें किस तरह से फ़ायदा होना है, और हम वो भी मतलब उसमें अपना हिस्सा डालते रहते हैं। जैसे कि इस ड्रामे में भी दिखाया गया कि वो कहती है कि जी क्या साहब जो है वो तो लैला बीबी के साथ कपड़े धुला रहे हैं, और वो किचन में खाना भी अभी बनाएंगे, वो बनाने लगे हैं ये वो। तो इस चीज़ में ना ये भी प्रॉब्लम्स आते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर देखा जाए तो वही बात है, मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों जगह पर आते हैं। अगर आप अकेले रह रहे हो तो आपको बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। बच्चे छोटे हैं तो उनको किधर छोड़ें, उनके लिए प्रॉब्लम है, आपको दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है, मेड्स रखनी पड़ती हैं, और फिर वो उनके अपने नखरे होते हैं, वो सारी एक्सरसाइज भी आपको खुद करनी पड़ती है। जबकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में इस चीज़ की आपको बहुत बड़ी फेवर होती है कि दादा दादी घर में होते हैं, बड़े और घर में होते हैं, चलो वो कहीं पर आपको इमरजेंसी में जाना भी पड़ गया तो वो लुक आफ्टर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारी ऑडियंस जो है उसका क्या है, वो भी डिवाइडेड हो गई है। कुछ लोगों को तो अपने दुखड़े याद आ गए हैं, जी हमारे साथ भी ये कुछ हुआ था। सोशल मीडिया हमारा भरा पड़ा है इस चीज़ से। और कुछ जो लड़कियां हैं जिनकी अभी शादियां होनी है तो वो इस चीज़ से अब खौफजदा हैं कि जी शादी के बाद तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको फेस करना पड़ता है। अब देखा जाए तो पॉजिटिवली कोई भी इन चीज़ों को नहीं देख रहा, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है। गलत भी हो सकती है आपके नज़दीक। एक और जो इशू है हमारे यहाँ, वो ये पावर शेयरिंग का है। अब वो चाहे ऑफिस में हो, बिज़नेस में हो, या घर के अंदर हो, पावर शेयरिंग करना कोई भी नहीं चाहता, किसी को पसंद ही नहीं आती, ना कोई किसी को स्पेस देना चाहता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई किसी को मतलब किसी चीज़ में शेयर देना ही नहीं चाहता। वो ये नहीं कहता कि कोई हम शेयरिंग कर लें किसी चीज़ में। अब जैसे ऑफिस में भी बात हुई कि बड़े बेटे ने बाप से कहा कि अब आपको अलहदा मुझे कर देना चाहिए या हम सारों को कर देना चाहिए, तो बाप से वो चीज़ बेयर नहीं हो रही। तो सेम यही चीज़ घर में भी अप्लाई हो रही है कि घर में भी जो ज़्यादातर जो कह लें कि हुक्म चल रहा है या जिसकी बात को कंसिडर किया जा रहा है, तो वो ससुर की। ठीक है, वो बड़े हैं, ये भी नहीं है कि जो उनको बिल्कुल ही साइड लाइन कर दो, लेकिन हिपोक्रेसी इसमें बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ बेटी के लिए पसंद की जा रही है वो बहू के लिए नहीं पसंद की जा रही, जो दामाद के लिए पसंद किया जा रहा है वो बेटे के लिए नहीं पसंद किया जा रहा। तो ये चीज़ जो है ना, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है बहुत ज़्यादा। अब इन सारी चीज़ों को अगर देखते हुए हम देखें तो बहुत कम ऐसे घर होंगे या ऐसी फैमिलीज़ होंगी कि जहाँ पर बच्चों की तरबियत पे स्पेशली बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया जाए। अब यहाँ पर भी बच्चों की जो ग्रूमिंग है उसके ऊपर कोई किसी का एम्फसाइज़ नहीं है, सिर्फ वो फैमिली पॉलिटिक्स जो है उसमें सब लगे हुए हैं। अब जहाँ पर वो हाईलाइट भी करता है नुसरत का बेटा कि जी ये प्रॉब्लम है, और वो माँ को टोक भी देता है, बड़े अच्छे तरीके से नानी को भी टोक देता है, लेकिन उसकी बात को भी वो डिनाई कर जाती हैं कि नहीं, वो लॉजिक है उनके पास उसके लिए भी कि नहीं ऐसे नहीं होता हमारे यहाँ। लेकिन जब वो कहता है कि जी उसका ज़ीशान का ये इशू है, तो उस पर वो कहते हैं वो हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके पेरेंट्स जाने और वो जाना। जबकि जहाँ पर बात करनी चाहिए वहाँ पर अब बात नहीं की जा रही। तो यही बात वो फैसल अपनी माँ को गाड़ी में कहता भी है कि मामू और मामी के मामले में तो आप इंटरफेयर कर रही हैं, और जहाँ पर इंटरफेयर करना चाहिए वहाँ पे आप नहीं कर रही। लेकिन यही चीज़ है कि ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होना बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव होना बड़ी अच्छी बात है, सारा कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि बाज़ दफ़ा सच बोलना झूठ बोलने से ज़्यादा नुकसान दे जाता है। और कभी आप खुद भी एक्सपीरियंस करें तो वाकई ही वक्ती तौर पर होता है ये कि जो इंसान सच बोल रहा होता है ना वो फंस जाता है, और जो झूठ बोल रहा होता है वो निकल जाता है। तो यहाँ पर भी यही होता है। अब मेरी तरह और भी बहुत सारे लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और उनकी थिंकिंग ये होगी कि सबसे पहले जो ट्रस्ट करना होता है ना वो अपने बच्चे की बात पे करना होता है। जो कि रास्ता के उसने कहा भी, उसकी बेटी ने सिद्रा ने, कि ज़ीशान भाई मुझे ऐसे करता है ऐसे करता है, लेकिन उसने उसको डिनाई कर दिया। उसने कहा वो कज़न है तुम्हारा, कज़न करते हैं इस तरह, तो भाई है कोई मसला नहीं है, तो तुम चली जाया करो, उसका काम कर दिया करो। और वो कहती भी है कि अम्मी आप समझ नहीं रही। अब बात वाकई ही वो करना चाह रही है, लेकिन
वो चूँकि बाकी घर के कामों में बिज़ी है तो वो उसने अपने बच्चों को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया। उसने देखा ही नहीं कि उसकी बेटियां जो हैं वो किस चीज़ में सफ़र कर रही हैं, किस में नहीं कर रही। एक तो वो इन्फर्टिलिटी कॉम्प्लेक्स का बहुत ज़्यादा शिकार हैं, तो वो क्यों है, और अगर सिदरा को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्यों है। उसके मुकाबले में जो निगत भाभी है तो उसका क्या इशू है, वो तो वैसे ही बच्चों को नहीं देखती, क्योंकि उसके ख्याल में और बाकी घर वालों के ख्याल में भी उसके बच्चे तो बड़े परफेक्ट हैं, वो तो कोई इशू है ही नहीं उनमें, जबकि सबसे ज़्यादा इशू उसके बच्चों में है। और जो उसकी बेटी है शफ़क़ और ज़ीशान में। लेकिन वो चूँकि बड़ी बहू भी है और फिर उसको बातें बनानी और वो सारी आते हैं, चालबाजियाँ कह लें, वो सारी भी आती हैं, पॉलिटिक्स वो खेल लेती है, तो लिहाजा वो उसको और उसके बच्चों को तो परफेक्ट समझा जाता है। कुछ वो लफाजी ऐसी करती है कि नुसरत आपा जो हैं वो तो वैसे ही फ़िदा हो के जाती हैं उस पर, शफ़क़ पर भी और ज़ीशान पर भी और उस पे भी, और राशिदा को तो वैसे ही वो कंसिडर नहीं करते। और लैला जो है वो चूँकि लव मैरिज हुई है उसकी, तो लिहाजा वो भी उनके नज़दीक अंडररेटेड ही है, वो उसकी भी कोई जगह है नहीं। लेकिन इस सारी चीज़ में अब जो प्रॉब्लम है वो है मेन जो इशू जो रेज़ किया जा रहा है, ये तो सारे एक नॉर्मल, मैं समझती हूँ छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है हमारे सोशल मीडिया पर भी। लोग, ओ जी मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मैं भी ऐसे कपड़े लेके जाती थी धोने के लिए, मैं भी ऐसे खाना बनवा के लेके आती थी अपनी घर से। ये सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल इनको तो कंसिडर करना ही नहीं चाहिए। वो ये तो एक समझे कि ना होने के बराबर हैं, ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है। लेकिन जो बात बड़ी है वो ये है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है या डोमेस्टिक हरासमेंट है, मेन चीज़ वो है जिसका इशू जो है वो रेज़ किया गया इस ड्रामे में, कि जो घर के अंदर जो हरासमेंट होती है ना, उसको कोई निगाह में नहीं लाता, उसको कोई कंसिडर ही नहीं करता कि ये भी हमारे घर में हो सकता है या हो रहा है। पहली बात तो एक्नॉलेज ही नहीं किया जाता उसको, जैसे कि कैस ने नहीं किया, लैला ने बताया भी है तो उसने नहीं किया। और इसी तरह लैला ने जब उसे घर की डिमांड की तो कैस का वहाँ पर भी मुझे एटीट्यूड समझ नहीं आया कि वो एकदम से हार्श हुआ, इतना ओवर कर गया कि जी मेरी बहन, मेरी माँ और मेरे घर वाले, मेरे बाप ने यही कहा था कि तुम मुझे मेरे घर वालों से अलहदा कर दोगी। ये बात आराम से भी हो सकती थी और अच्छे तरीके से भी हो सकती थी, लेकिन उसने बड़ा ओवर रिएक्ट किया जो कि मुझे लगा। खैर, हम दोबारा उसी बात पे आते हैं, हरासमेंट पे। अब लैला ने कैस को बताया भी है, क्योंकि लैला ने डिफरेंट टाइमिंग्स में ज़ीशान की बातें सुनी, तो उसने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कैस को बताया भी है कि ये प्रॉब्लम है। लेकिन कैस ने उसको डिनाई कर दिया, उसने कहा नहीं, तुम अलहदा होने के लिए ये सारी बातें कह रही हो, जबकि ऐसा तो था ही नहीं। वो बाद में पता चला कि जी बात ऐसे ही है कि जी वो वाकई हरास कर रहा है। अब जब तक वो रेड हैंडेड पकड़ा नहीं गया तब तक किसी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। और निगत ने तो फिर भी अपने हस्बैंड को यही कह दिया कि जी उसमें वही आते हैं जो तुम्हारी थी, तुमसे उसने अडॉप्ट किया, कि वो तुम्हारी भी यही हरकतें थीं और इसी वजह से तुम्हारे बेटे में भी आगे वही आई हैं। बेटे को सिर्फ मैंने ही नहीं पालना था, तुमने भी उस पर नज़र रखनी थी। अब बजाय इसके कि जो थप्पड़ उसको कैस ने मारा है वो उसकी माँ मारती, माँ ने तो उसको और गले लगाया, प्यार किया, और उसने कहा है कि नहीं, हम माँ बाप ही तो पर्दा डालेंगे, हम ही पर्दा पोशी करेंगे अपनी औलाद की। जबकि ये चीज़ ही सबसे ज़्यादा डेंजरस है कि आप एक गलत चीज़ पे अपने बच्चे को कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम हैं, हम तुम्हें सेव कर लेंगे। अब देखा जाए तो इस सारे सीन के बाद अब आके राशिदा को समझ आई है कि जी मेरी बेटी तो टाइम टू टाइम मुझे ये बात कहती रही है, लेकिन मैं घर चमकाने में लगी रही, मैंने अपनी बेटी की बात को कंसिडर नहीं किया। जबकि होना यही चाहिए कि आपका बच्चा, चाहे वो किसी भी स्टेज पे है, आपसे आके जब भी कोई बात करे, ज़ाहिर है माँ से क्लोज़ होते हैं बच्चे, तो माँ का ये फ़र्ज़ है कि उसकी बात को वैल्यू करे, उस बच्चे की बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी एज नहीं है या ये प्रॉपर टाइम नहीं है या ये बिफोर टाइम है। ये बात गलत है। जिस वक्त बच्चे ने कोई बात की है वही राइट टाइम है,
क्योंकि बच्चे के माइंड में कोई क्वेश्चन आया है तो उसने अगर आके अपने पेरेंट्स से बात नहीं करनी तो उसने किससे करनी है। यही कॉन्फिडेंस होता है बच्चों को कि हम अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो वो इस चीज़ को प्रॉपर्ली हैंडल कर लेंगे या हमें भी समझा देंगे। तो बच्चे जो है ना, उनकी बात जिस वक्त भी वो करें वही राइट टाइम है उनकी बात को वैल्यू करने का, अंडरस्टैंड करने का। यहाँ पर रास्ता से गलती हुई कि रास्ता ने जब उसकी बेटी उसको कहती रही तो उसने उस चीज़ को वैल्यू ही नहीं किया। उसने कहा कि नहीं, कज़न होते हैं, वो तंग करते हैं, वो ऐसे करते हैं, वो भाई है तुम्हारा। कोई भाई नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। और ये माँओं को बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज़ को इसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए और बच्चों को भी अवेयरनेस देनी चाहिए और ख़ुद भी अवेयर रहना चाहिए। सिर्फ घर के कामों में नहीं लगे रहना चाहिए जैसे रास्ता लगी रही, और उसी की वजह से इतना बड़ा इंसिडेंट होते होते बचा। लेकिन ये है कि वो रजिस्टर हो गया सबके सामने कि ये प्रॉब्लम है। अब इसमें अगर हम देखें तो ना तो जॉइंट फैमिली सिस्टम गलत है, हम उसको कम्प्लीटली ये नहीं कह सकते कि ये सिरे से ही गलत है ना। जैसे कि सोशल मीडिया पे ये अब एक किस्म की कैंपेन कह लें या इसको जो भी कह लें, मतलब एक डिस्कशन चल रही है कि लड़कियां जी शादी करने से अब घबरा रही हैं ना। तो ये चीज़ गलत है कि जी शादी नहीं करनी चाहिए। मतलब हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, उसकी बेस पे हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, बात करता है। और ज़रूरी नहीं कि अगर 10 लोगों का एक्सपीरियंस बुरा हुआ है तो अगले 10 का भी बुरा ही होगा, अच्छा भी हो सकता है। तो इसलिए एक वो लाइन डिफ़ाइन कर लेना कि नहीं ऐसे ही होता है, ये चीज़ गलत है। सिर्फ जो मेन चीज़ देखने की है, ये फैमिली पॉलिटिक्स अगर आप अलहदा घर में भी रह रहे हो तब भी आपको फेस करनी पड़ती है। ये नहीं है कि नहीं करनी पड़ती, तब भी फेस करनी पड़ती है। लेकिन जो देखने की चीज़ है वो ये कि जब बच्चे हो जाएं तो फिर बच्चों की ग्रूमिंग कैसे करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में बड़े अच्छे तरीके से भी चल रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो उधर गलत भी चल रही हैं। तो हर कोई अपने एक्सपीरियंस की बेस पर ही बात करता है। तो अब जिनके एक्सपीरियंस अच्छे हैं वो कहते हैं जी जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है, जिनका बुरा है वो कहते हैं बुरा है। लेकिन मेन चीज़ है कि जब घर में बड़े होते हैं तो कई चीज़ों पे वो भी बच्चों को समझाते हैं, बताते हैं, सारा कुछ है। तो वो सपोर्ट भी करते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन नहीं, कुछ टाइम पहले परवरिश ड्रामा चल रहा था तो उसमें दादा दादी का बहुत अच्छा रोल दिखाया गया था, बड़ा पॉजिटिव था। और जहाँ पर वो समझते थे कि हमें चेंज होना चाहिए तो वो अपने आप को चेंज भी करते थे। तो यही चीज़ है सबसे बड़ी बात कि इंसान को चेंज होना पड़ता है, होना चाहिए। टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं तो उसमें इंसान की ठीक है नेचर भी आती है, लेकिन कामयाब इंसान वही है जो वक्त के साथ, हालात के साथ अपने आप को चेंज करता है। जहाँ तक रही बच्चों की ग्रूमिंग की बात, तो वो सबसे पहले होनी चाहिए कि बच्चों पे नज़र रखी जाए, उनकी बात जो है उसको वैल्यू की जाए। आपका बच्चा अगर छोटी से छोटी बात भी अगर आपके साथ आके शेयर करता है तो आप उसकी बात को ध्यान से सुने। ये मत समझे कि ये छोटा है, इसको समझ नहीं है, इसने बाहर से सुनी सुनाई बात आके कर दी है। उसके पीछे ज़रूर बैकग्राउंड होता है। कई चीज़ें होती हैं जो बच्चों को समझ ही नहीं आ रही होती, तो वो अगर आके अपने पेरेंट्स से करते हैं बात तो बहुत अच्छी बात है। आप उनको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएं कि ये चीज़ ऐसे है। इस तरह इंसान बहुत सारे नुकसानात से बच जाता है। डैमेजेस जो है ना वो कम से कम फेस करने पड़ते हैं। और अगर ये समझा जाए कि नहीं जी ये तो बच्चा, इसको समझ ही नहीं, अब हम इसको क्या समझाएं, तो ये सबसे बड़ी जो है ना मैं समझती हूँ कि गलती है इंसान की कि वो बीइंग अ पेरेंट ये समझ ले कि ये तो अभी बिफोर टाइम है या कुछ नहीं। जिस वक्त आपके बच्चे ने आपसे कोई क्वेश्चन कर लिया या आपसे कोई बात अपनी शेयर की है तो समझे यही राइट टाइम है उस चीज़ को, उस बात को या उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ये नहीं है कि अभी बच्चा बहुत छोटा है, अभी इसको इन चीज़ों की समझ नहीं है, उसके माइंड में एक क्वेश्चन रेस हुआ है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना या उसको मतलब बच्चे को उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस देना वो पेरेंट्स का काम है, वो किसी और का काम नहीं होता। तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू सारा जो था वो मैंने आपके साथ क्लियर डिस्कस किया। आप इसके बारे में क्या समझते हैं? और स्पेशली डोमेस्टिक जो
हरासमेंट है उसके बारे में, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के बीच में नहीं होती डोमेस्टिक हरासमेंट। आजकल तो ये भी हो रहा है कि ससुर से भी हरासमेंट हो रही है, फिर ये भी हो रहा है कि जी घर में जो बाकी रिलेशंस हैं वो रिश्ते के नाम पर ही बच जाते हैं। वो जी बड़ा जेठ है तो वो ऐसा कर सकता है, कोई ससुर ऐसा कैसे कर सकता है, मामू ऐसा कैसे कर सकता है, चाचा तो ऐसे कर ही नहीं सकता, वो तो प्यार ही बहुत करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, रिश्ते अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक जो रेड लाइन एक आप क्रिएट जो कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर रिश्ते की अहमियत नहीं रहती है। सबसे पहले आपका अपना आप और आपके बच्चे होते हैं, और यही चीज़ इस ड्रामे में भी दिखाई जा रही है, और यही लैला जो है वो रेस भी करने की कोशिश कर रही है, जिसको कि किसी हद तक कैस अंडरस्टैंड करता है, लेकिन वो उसको मज़ीद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता कि जिस सिस्टम में वो रहा है पिछले 30 साल से, वो उस सिस्टम से निकलने के लिए भी उसको टाइम चाहिए, ये चेंज एक्सेप्ट करने के लिए भी टाइम चाहिए। और उसकी लैला की बात वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि बदबू में जब रह रहे हो ना तो बदबू का एहसास नहीं होता, बदबू का एहसास उसी को होता है जो वो बाहर से आता है। तो ये उसकी बात बहुत अच्छी थी कि हमेशा बदबू का एहसास उन्हीं लोगों को होता है जो बाहर से आते हैं, जो उसके अंदर रह रहे होते हैं उनको नहीं पता होता कि ये क्या बुराई है नहीं है क्या नहीं है। वो यूज टू होते हैं, वो ओवरलुक कर जाते हैं उन चीज़ों को। तो आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और हमारे जैसे कि मैंने पहले कहा फेसबुक पेज और को भी फॉलो कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।